ओके, तो इन दिस क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशंस में हम लोग इन आवर प्रीवियस टू क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट प्रोफॉर्मा देख लिए थे। ठीक है, मतलब किस तरह से बिजनेस एंड प्रोफेशंस में हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, किसको ऐड करना चाहिए, किसको लेस करना चाहिए। आज मैं क्या कर रहा हूँ ना, मतलब प्रोफॉर्मा तो हो गया था, आज एक कंप्लीट प्रोविजंस का ओवरव्यू, मतलब जिसमें आपको मतलब 28 से लेके 44 तक, 28 से लेके 44 तक, उसमें 44 में और थोड़ा है, मैं आपको आगे उसी चीज को बताऊंगा कि ये 28 से लेके सेक्शन 28 टू सेक्शन 44 एंड 44 में भी कुछ सब पार्ट है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर पूरा का पूरा बीपी कवर होता है। तो ये पूरा का पूरा बीपी आपको इस पर्टिकुलर क्लास में कवर हो जाएगा कि भाई कंप्लीट बीपी क्या है, कंप्लीट बीपी क्या है, ये आपको कवर हो जाएगा। अब ये कवर हो जाएगा, फिर जैसे कि हम लोग सम्स वाला जो मतलब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस वाला जो क्लास है उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को थोड़ा देख लेंगे, तो फिर आई डोंट थिंक कि बीपी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो चलिए, सबसे मेन चीज जो है कि चलो ओवरव्यू जो है इसका, बीपी का जो ओवरव्यू है, कंप्लीटनेस जो है, तो एक बार कंप्लीटनेस देख लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक। तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बीपी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, मैं शेयर करता हूँ आपसे। ओके, तो बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस को आप एक चीज समझ लो, सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, पॉइंट सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिजनेस, लोग बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए रेवेन्यू, तो इसलिए वो ये चीज तो आइडेंटिफाई करेगा ना, भाई कौन सा सेक्शन से हमें, मतलब क्या क्या चीज को हम बिजनेस इनकम मानेंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन एरिया को मैं बिजनेस इनकम मानूंगा। तो ये एक वाइटल पॉइंट है, ये एक वाइटल पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस किस चीज को बिजनेस इनकम में सोचते हैं, इट्स अ बिग थिंग। तो चलिए, यही चीज मैं आपको सेक्शन 28 में बताऊंगा कि जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आराम से कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर एक वन ऑफ दी हेड है। चलो, ये सब बात है तो आप लोग जानते हो, मुझे बस आपको कंप्लीट गो थ्रू कराना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में ये सेक्शन 28 है, ये जहां पर हम लोग अभी करेंटली हैं, दिस इज सेक्शन 28। तो ये सेक्शन 28 से आपको क्या पता चलेगा, ये आपको ये बताएगा कि कौन सा सेक्शन में इनकम को प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड में लाया जाता है, कौन सा इनकम को प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड में लाया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर बहुत इजीली देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स ऑफ गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस पीजीबीपी कैरिड ऑन बाय द एसएससी। सिंपल पॉइंट है कि भाई अगर कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस, कोई भी एसएससी जो भी बिजनेस को लेके मूव ऑन करते हैं, कोई भी एसएससी जो भी बिजनेस को लेके मूव ऑन करते हैं, तो उसी बिजनेस को उसका, ऑब्वियसली अगर बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो, ये चीज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रोफेशन एंड बिजनेस में फर्क क्या है। अगर बाई चांस आपने वो क्लास मिस किया तो प्लीज एक बार बिजनेस प्रोफेशन एंड ऑल्सो वोकेशंस, साथ में प्रोफॉर्मा, कंप्लीट प्रोफॉर्मा, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर देखिए, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशंस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, ये आपका ऑब्वियसली सेक्शन 28 के तहत बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इनकम के हिसाब से आ जाता है। पता तो होना चाहिए कि हमारा इनकम क्या है और वहां से हम क्या लेस कर सकते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एनी कंपेंसेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एनी कंपेंसेशन और any compensation or other payment due to or received by a person, due to or received by a person at or in connection with termination of his management, at or in connection with termination of his management, ऑफिस एजेंसी, मैनेजमेंट टर्मिनेट करेगा, ऑफिस टर्मिनेट कर सकता है, एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू देयर टू इन सर्टेन केसेस। मतलब अगर बिजनेस के बिहाफ में कोई एजेंसी, कोई मैनेजमेंट, कोई ऑफिस, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो रहा है और उसके बदले अगर किसी को कंपेंसेशन दिया जा रहा है,
कि भाई ये एजेंसी आप उठा लो, बदले में आपको इतना कंपेंसेशन दिया जाएगा, या फिर आपको पेमेंट है, पेमेंट ड्यू रहेगा, बाद में मिल जाएगा, कभी तो होगा। या फिर अगर कोई मैनेजमेंट किसी चीज को कंप्लीट कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट काम कंप्लीट कर दिया तो उसको भी कंपेंसेशन मिलता है। तो प्रोफेशन जैसे ऑडिटर लोग अपना ऑडिट का प्रोफेशन कंप्लीट करता है तो बदले में उन्हें कंपेंसेशन मिलता है, तो वो प्रोफेशन साइड में आते हैं। तो एग्जैक्टली तो जब भी आपको किसी भी तरह का कंपेंसेशन मिलेगा ड्यू और रिसीव्ड बाय ए पर्सन एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट ऑफिस agency any contract relating to business or modification of the terms and condition relating to thereto in certain cases. Okay, next section point number 3. पॉइंट नंबर 3 आपका कहता है, क्या कहता है पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 कहता है इनकम derived by a trade professional or a similar association from specific services performed for its member. मतलब प्रोफेशनल जो भी अपने मतलब जो अपने मेंबर्स के लिए कोई एसोसिएशंस के लिए काम करते हैं, इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। तो ये भी एक तरह का इनकम जनरेशन है। तो ये आप समझ लो कि भाई बेसिकली यहाँ पर हम लोग वो चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो चीज बिजनेस का इनकम है, जो बिजनेस का इनकम है उसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। सपोज आपके पास इंपोर्ट करने का, आप लोग जानते हो व्हाट इज एक्सपोर्ट व्हाट इज इंपोर्ट। जब हम लोग बाहर से कोई सामान लाके इंडिया में बेचते हैं, बाहर इन द सेंस फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, इवन चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो या नेपाल भूटानी क्यों ना हो, अगर आप फॉरेन से कोई चीज लाके वो इंडिया में बेचते हो तो उसको इंपोर्ट करना कहता है। तो आप यूएसए से लाओ या फिर यूके से लाओ या फिर दुबई से लाओ, जहां मन मर्जी लाओ, चाइना से मत लाना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस कैश असिस्टेंस, बट क्या है ना, अभी चाइना पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट है। बोलना आसान है, इतना इंडिया को भी बहुत सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, उसमें काफी समय लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, जो यूथ है, मतलब करेंट फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उनका जो मेंटेलिटी है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ मोदी जी या फिर कोई गवर्नमेंट के कहने पे कुछ होने वाला नहीं है, आप समझ रहे हो ना? ठीक है सर। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट। तो अगर आपको एक्सपोर्ट्स कर, अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसके बदले सरकार आपको कोई असिस्टेंस दे रहा है। ड्यूटी ड्रॉबैक, अगर कुछ ड्यूटी वगैरह है उसको अगर विथड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ डीईपीबी। डीईपीबी क्या होता है? डीईपीबी है आपका ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ये एक्सपोर्टर्स को मिलता है, मतलब जो लोग कंट्रीज के अंदर बिजनेस करते हैं ना, मतलब सपोज मानो कि अगर आप इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको डीईपीबी मिलेगा, आपको डीईपीबी मिलेगा। और ये डीईपीबी आप क्या कर सकते हो? ड्यूटी एंटरटेनमेंट पासबुक, मतलब आपके पास मतलब ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करके, मतलब पासबुक है जो एक्सपोर्टर्स को एक सुविधा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम है ये। एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के साथ बाहर के कंट्रीज में, तो इंडिया का प्रोडक्ट बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो सरकार बड़ा खुश होते हैं, सरकार बड़ा खुश होते हैं। तो इसलिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? डीईपीबी, ड्यूटी, आप लिख सकते हो अगर आपको भूल जाओगे तो, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ठीक है। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक जो एक तरह का इंसेंटिव स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, इंसेंटिव स्कीम फॉर एक्सपोर्टर, इंसेंटिव स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? जैसे कि डीईपीबी है सिमिलर फॉर्मेट में, और एक पॉइंट भी है आपको वो भी बता दूं मैं, डीएफआरसी। डीएफआरसी, डीएफआरसी क्या है? डीएफआरसी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, मैं बताता हूं आपको। डीएफआरसी नाम ही काफी है इसका, ड्यूटी फ्री, मतलब आपको ड्यूटी फ्री मिलेगा रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ये भी एग्जैक्टली वही एक्सपोर्ट्स में ही मिलता है, मतलब ये सिमिलर पैरामीटर में यूज होता है दोनों चीजें, रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। आई होप आप लिख लिए। तो ये जो जिस तरह का चीजें मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ डीईपी और डीएफआरसी।
ये सब चीज बिजनेस के लिए ही किसी को सुविधा मिलता है। तो इसमें इसके थ्रू से आपको क्या है, आप अगर एक्सपोर्ट में आपको ड्यूटी में फ्री मिल जाता है तो आपका इनकम हो जाता है, तो उसको भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। पॉइंट 5, फिर आपका क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पार्क्विजिट्स। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पार्क्विजिट्स, पार्क्विजिट्स आप लोग सैलरी में पढ़े हो, सैलरी में पार्क्विजिट्स पढ़े हो, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी होता है। तो वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पार्क्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, चाहे आप उसको मनी में कन्वर्ट कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशंस, या फिर आप प्रोफेशंस करके आपको कोई पार्क्विजिट्स मिलता है, उसको भी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 28। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग सेक्शन 28 में बात कर रहे हैं, जहां से बेसिकली बीपी का मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस का एक्चुअल में सेक्शंस चालू होते हैं। एनी इंटरेस्ट सैलरी, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशंस और रेम्यूनरेशंस ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पर्टिकुलर और ए फर्म फ्रॉम सच फर्म, ठीक है, मतलब अगर आप कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हो, सैलरी रिसीव करते हो, बोनस रिसीव करते हो, कमीशन रिसीव करते हो, रेम्यूनरेशन रिसीव करते हो, अगर आपको ड्यू है या मिलने वाला है, ठीक है, ड्यू टू और रिसीव बाय, या फिर आप ले चुके हो या लेना बाकी है, अगर कोई पार्टनर फार्म का लिया है, टू द एक्सटेंट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब आप सारा का सारा जो भी आप प्रॉफिट एंड मतलब जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह सैलरी वगैरह बोनस वगैरह आप पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर बनके पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर बनके पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर बनके पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर बनके आप जो कर सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर, अब पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर को ऑब्वियसली पार्टनर जब वर्किंग पार्टनर होते हैं ना, एक पार्टनर जब वर्किंग पार्टनर होते हैं तो वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिल सकता है, बोनस बोनस मिल सकता है, ठीक है, सैलरी बोनस कमीशन सारा का सारा मिल सकता है। तो जब एक पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर को ये सब प्रोडक्ट मिलता है ना, जब एक पार्टनरशिप फार्म में एक पार्टनर को ये सब चीजें मिलता है, तो उसमें सारा का सारा अमाउंट वो इनकम में तो जरूर दिखाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट तक उनको ना डिडक्शंस में मिलता है। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके ऊपर स्पेशल सेक्शंस भी है, ठीक है, कि भाई पार्टनरशिप फार्म में जो लोग काम करते हैं अगर पार्टनर को ये सब खर्चा मिलता है तो फिर कितना अमाउंट ऐसा होगा, कितना अमाउंट ऐसा होगा जो पार्टनर्स को, मतलब जो बिजनेस में हम डिडक्शन दिखा सकते हैं, मतलब हम अगर बिजनेस में उसको खर्चा दिखा दे तो हमें बेनिफिट क्या मिल जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके ऊपर आगे चर्चा जारी रहेगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 7 में बात करें, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल in cash or kind under an agreement for not carrying out activity in relation to any business and professions or not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, etc. मतलब आप समझ रहे हो क्या, जैसे कि आप लोग तो क्या बताऊं, जैसे कि पेप्सी कोको कोला का, अगर आप मानो कि आप पेप्सी या कोक में काम करते हो, ठीक है, सपोज यू वर्क इन पेप्सी कोक का, जहां पर पेप्सी या कोको कोला जहां पर बनता है, ठीक है, पेप्सी कोको कोला का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कोको कोला, कोको कोला। तो ये पेप्सी हो कोको कोला हो, दुनिया का मतलब बहुत ही बड़ा कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है ये यूएस का, लेकिन इनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट है, बट आज तक कोई कंपनी प्रॉपरली इसको बना नहीं पाया, अगर बनाया तो उसको कैप्चर कर लिया गया, मतलब उसको एक्विजिशन कर लिया गया है। जैसे इंडिया में कंपनी बना था सर थम्स अप, ठीक है, उसने उसका टेस्ट को कवर कर लिया, तो फिर कोको कोला ने थम्स अप को खरीद लिया, कोको कोला ने थम्स अप को खरीद लिया। तो इस तरह से अगर कोई बनता भी है तो ये कंपनी उसको एक्विजिशन कर लेते हैं बड़ा मोटा अमाउंट देके। तो बात क्या है कि अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का नो हाउ है, भाई कैसे बनता है आपको पता है, भाई दुनिया में किसका दाम है, नो हाउ का ही तो दाम है। अगर आपको कोई चीज आता है तो आपको कीमत किस चीज का मिलता है, व्हाट इज द वैल्यू यू गेट फ्रॉम एनीथिंग, नो हाउ का ही तो वैल्यू होता है। तो अगर स्पेशल कोई फैक्ट्रीज में जो भी चीजें बनता है ना, उसका एक नो हाउ होता है,
वो नो हाउ प्रोसेस का ना एक वैल्यू होता है। तो अगर किसी को भी जो स्पेशल मतलब उस काम को जानते हैं, ठीक है, तो जो उस काम का जो नॉलेज लेने वाला जो बंदा है ना, उनको नो हाउ अगर उनको पता है तो आप उनको क्या बोलते हो, भाई इसको किसी के साथ शेयर मत करना, इसको किसी के साथ शेयर मत करना, बदले में तो इतना अमाउंट रख लेना, ये मेरा कंपनी का पेटेंट है, मतलब ये इस लोगों के साथ या फिर ये काम मैं ही कर सकता हूँ, इसके लिए मैं सरकार से पेटेंट लेके रखा हूँ, तो तुम पेटेंट किसी को सेल मत कर देना। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब जो किताब वगैरह लिखते हैं ना या मूवीज वगैरह लिखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई मूवी अगर कोई बड़ा डायरेक्टर कर रहा है या फिर कोई सिंगर कोई गाना अगर गाते हैं ना, तो बाद में वो गाना गा के अगर कोई अपना जैसे हिट करा सकता है, जैसे रिसेंटली आप लोग एक गाने के बारे में सुने होंगे, ये नाम है उनका, वो बादशाह है ना, बादशाह ने एक गाना गाया, बंगाल का एक फेमस फोक सिंगर, बहुत एक टाइम पे बहुत फेमस थे वो, तो उनका एक गाना रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस के साथ वो एक वीडियो आया है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, मुझे गाना तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है, आप लोग याद आ जाएगा तो फिर गाना थोड़ा गा भी लेना, लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आप इस तरह का कुछ करते हो तो उसके लिए अगर आप उनको पेमेंट करते हो कि भाई इसमें मेरा कॉपीराइट है, तुम इसको किसी को सेल मत करना या फिर तुम ये अपने पास रखना, तो अगर एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग नो हाउ, ठीक है, आपके पास पता है, नॉलेज है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क का भी आपके पास कुछ है, तो उसके लिए अगर आप किसी से कुछ सम्स रिसीव करते हो तो बिजनेस इसको भी इनकम मानते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, दैट इज एनी सम रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ होते हैं ना सर, सीईओ सीएफओ, मतलब जिनके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है, स्पेशली जैसे अगर मैं गूगल में बात करूं तो गूगल में सबसे ज्यादा गूगल में अभी कौन, मतलब गूगल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूँ ना, ऐसे तो देखो गूगल का फाउंडर कौन है, गूगल का फाउंडर है इसका आपका लैरी पेज, ठीक है, लैरी एंड सारजी, ठीक है, तो लैरी इसका फाउंडर है, बट अगर मैं सीईओ का बात करूं तो ये तो फाउंडर है, बिजनेस को बनाया है, बट अगर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके ऊपर डिपेंड करके आज गूगल पूरा दुनिया भर में अपना बिजनेस को फैला रहा है, दैट इज लास्ट 10 ईयर्स से तो यही अपने आप को बना रहा है, दैट इज सुंदर पिचाई, ठीक है, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नादेल्ला, ठीक है, एक चीज बहुत अच्छा लगता है सर कि दोनों इंडियन है और दुनिया का दोनों टेक्नोलॉजिकली जायंट कंपनी का हेड है सर, और भी बहुत एग्जांपल है, मैं आपको आगे आगे कभी बताऊंगा। तो सत्या नादेल्ला ये जो की मैन है, मतलब ऑब्वियसली ना ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए की मैन तो है, तो इनके अगर इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं तो ये भी any sum received under a key man insurance policy including some allocated by way of bonus on such policy, ठीक है, तो उसको भी ना बिजनेस इनकम माना जाता है, मतलब इंश्योरेंस अगर किसी के नाम पे कोई कर रहा है तो वो उसके लिए इनकम हो जाएगा ना, तो एग्जैक्टली तो इस तरह का पॉइंट्स बहुत वाइटल हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन, इसके इसके ये जो पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसका डिटेल्स हम लोग फिर से कैपिटल गेन में भी एक बार देखेंगे, कैपिटल गेन में भी इसके ऊपर चर्चा होगा, मतलब अगर आपके पास कोई स्टॉक है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई स्टॉक है, आप उस स्टॉक को ना कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब वो स्टॉक इतना दिन आपकी दुकान का प्रोडक्ट हुआ करता था, आगे क्या होगा, वो आपके दुकान का प्रोडक्ट ना होके आपके घर में कोई कैपिटल एसेट बन जाएगा या फिर आपके बिजनेस में कोई कैपिटल एसेट बन जाएगा। तो जब आप इसको फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी आप स्टॉक से अगर किसी प्रोडक्ट को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो, स्टॉक से अगर किसी प्रोडक्ट को तुम कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो या फिर कैपिटल एसेट को भी स्टॉक में कन्वर्ट करने का ही वे हम लोग कैपिटल में सीखेंगे, लेकिन करेंटली आप क्या कर रहे हो, आपका स्टॉक है उसको आप कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको भी एक तरह का बिजनेस ही माना जाता है कि भाई इतना दिन तो दुकान में स्टॉक था, अगर सेल करते तो किसी के पास जरूर मतलब सेल कर देते ना, तो इसलिए आपका जो इन्वेंट्री है उसको अगर आप कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर रहे हो तो इसको बिना एक प्रिस्क्राइब मैनर में बिजनेस इनकम माना जाता है, ठीक है, तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड और एक पॉइंट अगर आप देखो, दैट इज एनी सम whether received or receivable in cash or kind on account of any capital asset, अगर कोई कैपिटल एसेट के तहत अगर आप कोई कैश या काइंड पे कुछ रिसीव करते हो, अदर देन लैंड, लैंड के लिए नहीं होना चाहिए, गुडविल के लिए भी नहीं होना चाहिए,
और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेंस आप समझते हो, लाइक म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं, डिवेंचर्स का। तो ये सब नहीं, मतलब एनी सम विद रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट, मतलब वो कोई एसेट है जो जिसको आप बिजनेस में एक पूंजी की तरह यूज करना चाहते हो, अगर उसके बदले अगर आप कोई पैसा या पैसा जैसा कुछ ले रहे हो, लेकिन लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, बीइंग डिमोलिश्ड, अगर वो डिमोलिश हो रहा है मतलब खत्म होते जा रहा है, वो कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फिर किसी को दे रहे हो, ठीक है, मतलब सिंपल बात है भाई, कोई प्लांट मशीनरीज वगैरह है उसको किसी को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच होल ऑफ द एक्सपेंडिचर, और उसके बदले जो भी खर्चा आप कर रहे हो, मतलब होता है ना कि एक मशीन अगर आपका है, इतना दिन से आप चला रहे हो, उसको आप बेच रहे हो, तो उसको बेचने के टाइम पे उसको ओपन करना है, उसको गाड़ी में लोड करना है, तो काफी खर्चा भी होता है, तो एक्सपेंडिचर को आप डिडक्ट कर सकते हो। इसके डिटेल्स 35 एडी में बोला गया है, इसका डिटेल्स 35 एडी में बोला गया है, तो इसका डिटेल्स आपको फिर से मैं 35 एडी में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको इतना बताया कि भाई सेक्शन 28 के तहत, अंडर सेक्शन 28 के तहत मतलब कितना सारा इनकम को डिटर्मिनेशन किया जाता है अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपका मतलब चाहे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ओवरऑल जो जिस तरह का क्वेश्चंस का जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें भी आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई कौन सा इनकम आया है, क्या दिया है, यू कैन आइडेंटिफाई इट इजीली। Okay, income chargeable under the head PGBP or income from other source has to be computed in accordance with the either cash basis or mercantile system account regularly employed by the SEC। ये सेक्शन 145 कहता है, ये सेक्शन 145 कहता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूंगा सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 क्या कहता है? सेक्शन 29 कहता है, सेक्शन मतलब देखो ये टैक्स है, प्रोविजन बेस्ड है, पहले प्रोविजंस आपको जितना दिमाग में आप अच्छे से रख पाओगे ना, उसी के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसका जो कैलकुलेशंस है, जो इसका सम्स है, आप उसको भी एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में सेक्शन 29 कहता है कि भाई इसमें जैसे कि आप लोगों ने एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी इन आवर दूसरा क्लास में मैंने बता दिया, अगर किसी ने मिस किया तो प्लीज देख लेना भाई कौन सा इनकम एक्सपेंस को हम लोग, मतलब आप लोगों को पता है ना कि ये तो है, ये क्लास किसी ने मिस किया तो प्लीज कर लेना, लास्ट वाला क्लास में भी कैलकुलेशंस के साथ मैंने समझाया। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो एज पर अकाउंट्स जो भी प्रॉफिट आपका है उसके साथ आपको ऐड लेस करने का मिलता है, मतलब ये प्रोफार्मा है, आप देख सकते हो ये प्रोफार्मा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स का, और प्रोफार्मा के साथ साथ ये सेक्शंस जो अंदर में है ये मैंने कंप्लीटली डिस्कस कर चुका, ठीक है। अगर प्लीज किसी ने मिस किया तो एक बार कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोफार्मा नहीं बताया मैंने, इसमें प्रोफार्मा के साथ साथ कंप्लीट सेक्शंस भी है, जो सेक्शंस आपको काफी हेल्प करेगा आपका बीपी को समझने के लिए, बीपी का कैलकुलेशंस को समझने के लिए, ठीक है। तो प्लीज एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप वो वाला क्लास एक बार जरूर कर लो, जिसमें मैंने प्रोफार्मा के साथ साथ ये सेक्शंस को भी समझा था। ये बीपी का सम्स, कंप्लीट सम्स जो होता है ना, उसमें नेट प्रॉफिट के साथ ही एडजस्टमेंट होता है, नेट प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट इन द सेंस जो भी आपका अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट आएगा उसमें आप अकाउंट्स में कुछ एक्सपेंस ऐसा है जिसको आपने एक्सपेंस को लेस कर दिया था, जो आपको करना नहीं चाहिए था, वही वाला एक्सपेंस डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउेबल, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ नहीं करता है। फिर आपके सामने और एक मौका था, और एक चीज क्या करना है, एक लेस करना है, मतलब कुछ इनकम ऐसा है जो आपको लेस करना चाहिए था बट आपने लेस किया नहीं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्सपेंस अलाउबल है डिडक्शन के तौर पे बट आपने पीएल पे उसको लेस करके शो नहीं किया, जिसके कारण आपका हिसाब अलग दिखाता होगा। उसमें हम लोगों ने एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में भी गजब डिस्कशंस किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार प्लीज देखिएगा। एंड उसके बाद और क्या लेस कर सकते हैं हम लोग, जो इनकम बिजनेस हेड का नहीं है उसको भी तो लेस करना चाहिए, अगर कोई इनकम बिजनेस का नहीं है तो उसको बिजनेस में क्यों शो करना है ना, तो उसको भी आप लेस कर सकते हो। और ऐड और हर एक चीज ऐड करना चाहिए आपको, कि जैसे कभी बाद में डीम्ड इनकम होता है, जैसे कि बैड डेट रिकवरी वगैरह हो गया, या फिर रिमिशंस और सीजन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटीज है वो सीज हो गया, मतलब अभी मुझे पे नहीं करना है, तो एक तरह का मेरा इनकम हो गया। तो अगर आपका कोई अचानक से इनकम फिर से रीजनरेट होता है तो वो आपका एडबैक हो जाएगा प्रॉफिट के साथ। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रोफार्मा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज इसको मैंने
ऑलरेडी एकदम लिख के समझाया सर, प्लीज ये वाला क्लास मैं आपको जरूर रेफर करूंगा, एक बार कर लीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया, कि किस तरह से हम लोग इनकम तक पहुंचते हैं। इट्स अ वेरी वाइटल एरिया। लेकिन सर मैं यहाँ पॉइंट तो ये तो नहीं समझा रहा था, मैं एक्चुअली आपको यही बोलने जा रहा था। सेक्शन 29 हमें यही कहता है कि एडमिसिबल डिडक्शंस, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा ना, मतलब क्या क्या एक्सपेंस हम लोग नेट प्रॉफिट के, मतलब अब हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, जो हमारे बिजनेस इनकम को एक्चुअल में दर्शाएगा। तो एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 30 से लेके 37 में बोला गया है। जो डिडक्शन हम कर नहीं सकते उसको सेक्शन 40 में बताया गया है। एक्सपेंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ एक्सपेंस है जो हमेशा आप नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मली कर सकते हैं बट कभी कभी कर भी नहीं सकते। तो कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है जो सेक्शन 40A कहता है आपको कि भाई सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आप ये सब खर्चा डिडक्ट करके नहीं दिखा सकते। उसके बाद प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, मतलब कौन सा प्रॉफिट आपका टैक्स में चार्ज होगा, दैट इज सेक्शन 41 के तहत होता है, ये हो गया। एंड अदर प्रोविजंस जो आपको बीपी करने के टाइम पे बड़ा वाइटल होगा, मतलब आप जब बीपी करोगे तो आपको बीपी में ये कुछ सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है बीपी में। सेक्शंस क्या है, जैसे कि सेक्शन 38 है, सेक्शन 43 है, 43A है, 43B, 43CA, 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA एंड 44AE। मतलब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो लोग ये चीज ढूंढते रहते हैं कि भाई सर ये तो बता दो कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली ये वही चल रहा है कि आपको मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताते हुए ही बीपी को कंप्लीट ओवरव्यू में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा, जो सेक्शन 29 आपको कह देता है कि भाई ये सब पॉइंट्स बीपी में आपको रिवाइज करने का जरूरत है। तो प्लीज एक बार प्रो फॉर्मा ग्रोथ थ्रू कर लीजिएगा कि किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन, मतलब एज पर इनकम टैक्स हम लोग बिजनेस इनकम का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा इसको, अगर नहीं किए तो, अगर कर लिया बहुत अच्छा, आपकी कॉपी में है तो वहीं से कर लीजिए, नहीं है तो प्लीज एक बार क्लास कर लीजिए। अभी मैं आपको लेके चलूंगा उस पॉइंट पे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जस्ट 29 में बता रहा था कि सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। सेक्शन 43B कहता है ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स बैक, दिस एक्सपेंस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जो सेक्शन 40A कहता है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा भी एक्सपेंसेस या पेमेंट्स है, जैसे कि सेक्शन 43B जो अभी बात करेंगे, ठीक है। सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली व्हेन एक्चुअल पेमेंट डन, जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे तभी आप उसको बिजनेस में डिडक्शन करके दिखा सकते हो, अदरवाइज आप उसको लेस नहीं कर सकते। मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, जैसे क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग अकाउंट्स में बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग अकाउंट्स में बिल्डअप कर लेते हैं ना। इन आवर अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में हम लोग पीएल को बिल्डअप करते हैं। यहाँ पर मैं टी शेप में बता रहा हूँ, अगर कंपनी है तो फिर ऑब्वियसली शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनेगा तो उसमें टू नेट प्रॉफिट में हम लोग पहुंचते हैं। तो जब भी हम लोग टू नेट प्रॉफिट में पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग इधर हम लोग बाई इनकम को प्रोवाइड करते हैं और इधर हम लोग टू एक्सपेंस को प्रोवाइड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब भी एक्सपेंस जो है तो ये एडमिसिबल डिडक्शन, तो क्या है ना, हम लोग अकाउंटेंसी में बहुत कुछ ऐसा एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर देते हैं जो अकाउंट्स में भी अलाउड है बट इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक क्लास कराया था, प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको कराया था, इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व कराया था आपको। तो वो वाला जो प्रॉब्लम है वो एक बार आप देखिएगा, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक्सपेंस लेस करके नेट प्रॉफिट में पहुंचते हैं और उसमें किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एग्जैक्टली आई होप आप समझ पा रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ एक्सपेंस ऐसा भी है, मतलब डिडक्शंस आप अलाउड नहीं कर सकते जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर देते हो, जो सेक्शन 43B के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर आपका कोई पेबल वे ऑफ टैक्स है, जैसे एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, अगर आपको कुछ टैक्स पे करना है, कोई ड्यूटी पे करना है, ड्यूटी भी टैक्स होता है ना, जैसे आपको पता है कस्टम ड्यूटी इस तरह का। अगर कोई सेस है, मतलब सेस मतलब भी एक्स्ट्रा टैक्स होता है, ठीक है, या कोई फी है, मतलब कोई फी देना है आपको। तो अगर आपका कुछ इस तरह का चीजें हैं, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी, तो ये जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना तब तक आप इसको डिडक्शंस नहीं करा सकते।
एनी सम पेबल एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, अगर आप एज एन एम्प्लॉयर किसी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो आपने सैलरी में भी देखा था कि प्रोविडेंट फंड पे कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर उसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, सुपर एनुएशन फंड्स और ग्रेचुइटी फंड। तो जब तक एज एन एम्प्लॉयर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप उसको डिडक्शंस करवा नहीं सकते। एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय एज ए बोनस कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड, ये भी जैसे कि दुर्गा पूजा दिवाली का टाइम चल रहा है, दुर्गा पूजा चला गया, दिवाली आ रहा है, तो ये सर्विस रेंडर्ड का पॉइंट में अगर आप जो बोनस कमीशन दोगे तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है, पर जब तक नहीं दोगे तब तक आपको डिडक्शंस करने का परमिशन नहीं मिलेगा। एनी सम पेबल एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इस तरह से अगर कोई लोन लेते हो और उसका इंटरेस्ट आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है। Interest on any loan or advance from a scheduled bank or cooperative bank other than a primary agricultural credit society or a primary cooperative agricultural and rural development, इनसे लोगे तो डिडक्शंस मतलब इंटरेस्ट देने से पहले ही कर सकते, बट हाँ इंटरेस्ट ऑन ए लोन फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक और ए कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ से लोगे तो भी जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। बट हाँ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मतलब ये बेसिकली रूरल सोसाइटीज में ज्यादा फॉलो होता है, मतलब गांव साइड में इसका देखा जाता है। इस केस में आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले भी आप पेमेंट को मतलब डिडक्शन करके दिखा सकते हो। एनी सम पेड एज एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ अर्न्ड लीव ऑफ हिज एम्प्लॉय, ठीक है, अगर आप एज एन एम्प्लॉयर मतलब किसी एम्प्लॉय का कोई लीव है, मतलब लीव के लिए आप उनको कुछ पेमेंट किए, ठीक है, एनी सम पेड एज एन एम्प्लॉयर मतलब लीव समझते हैं ना, लीव एनकैशमेंट, ये भी सैलरी का पार्ट है, मैंने सैलरी में बहुत अच्छे से इसको समझा था आप लोगों को। तो सैलरी में अगर आप देखो तो लीव एनकैशमेंट के लिए अगर किसी को आप कुछ पेमेंट करो, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आप डिडक्शंस नहीं दिखा सकते कि ये भाई ये तो मेरा बिजनेस का इनकम एक्सपेंसेस है। एनी सम पेबल टू द इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, ठीक है, तो अगर आप रेलवे एसेट यूज करने के लिए कुछ पेमेंट उनको जब तक नहीं करोगे तब तक वो भी आप डिडक्शंस नहीं कर सकते, ये रेलवे के लिए स्पेशली बना हुआ है। अब मैं बात करूंगा आपको डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम्स ओन इन द टेबल। तो बेसिकली डिडक्शंस आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि सवाल क्या हुआ था कि जब तक पे नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक डिडक्शंस नहीं मिलेगा, है ना, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट वाज मेड इन द सेम प्रीवियस ईयर, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका खर्चा है, अगर आप उस ईयर में ही प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर देते हो, एक्चुअल पेमेंट और आपका सेम प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा है आप उसी प्रीवियस ईयर में खर्चा कर दिए, या फिर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर 139 सबसेक्शन 1, ये रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है जो ड्यू डेट है एज पर बिजनेस, जो भी आपका कंपनी के हिसाब से, नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से, इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से जो भी आपके रिटर्न फाइलिंग का डेट है, अगर आप ड्यू डेट से पहले कर देते हो तो आपको उसी प्रीवियस ईयर में, इन द प्रीवियस ईयर इन विच द लायबिलिटी टू पे सच सम वाज इनकर्ड, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका लायबिलिटी क्रिएट हुआ था उसी पर्टिकुलर ईयर में ही आपको डिडक्शंस देने को मौका मिलेगा। बट अगर आप उस प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं किए, ठीक है, इन एनी अदर केसेस अगर आप उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं किए पेमेंट, तो ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप एक्चुअल पेमेंट करोगे उसी पर्टिकुलर ईयर में ही आपको डिडक्शंस लेने को मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब समझने का, अगर बस थोड़ा दिमाग ओपन रखो ना, थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ जुड़े रहो, तो आई डोंट थिंक कि पेनफुल नहीं है, एकदम पेनफुल नहीं है। नहीं, बहुत लोग मुझे बताते हैं कि सर ये पता नहीं किस तरह से सेक्शंस को याद रखेंगे, तो जब तक आप प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि भाई प्रोफेशनल पढ़ रहे हो भी हमेशा प्रैक्टिकली देखो, सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताब से पढ़ते जाओगे मुश्किल होगा सर, ऑलवेज एक ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप के साथ चलो कि हाँ मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस या तो मैं बिजनेस करूंगा या तो मैं बिजनेस को मैनेज करूंगा, काइंड ऑफ ऐसे मेंटेलिटी के साथ चलो। तो ऑलवेज बिल्ड योर मेंटेलिटी लाइक यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर अ बिजनेस एडवाइजर। अब ऐसे सोचो तो आपको ज्यादा इजी होगा। तरीका है सर, मतलब ये क्या होता है ना, माइंड सेटअप, जैसे विराट कोहली जब 4 छक्का लगाते हैं तो माइंड सेटअप होता है, अगर सेटअप प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, बैंगलोर हारता है। एग्जैक्टली जैसे कि इस बार फिर से हुआ, नॉर्मल मैच में सेटअप बढ़िया रहता है बट जैसे फाइनल का प्रेशर आता है सेटअप उसका
स्पेशली इन आईपीएल, नॉट इन इंडियन क्रिकेट, उसके केस में उसका सेटअप गजब लेवल का है। नेक्स्ट चलो, तो डिडक्शंस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कंट्रीब्यूशंस ऑफ रिसर्च, ये एक स्पेशल एरिया है सेक्शन 35, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा बिकॉज यहाँ से सवाल आता ही आता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड और कंट्रीब्यूशन मेड टू, वेरी वाइटल अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, 35 1 क्लॉज 2, 35 1 क्लॉज 2a, 35 1 क्लॉज 3, क्लॉज 4, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, 35 सबसेक्शन 2AA एंड 35 सबसेक्शन 2AB। इतना सारा सेक्शंस है इसमें, जिसमें यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली, तो आप बिजनेसमैन हो ना, तो बिजनेसमैन का ना बड़े बड़े बिजनेस को ना रिसर्च का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मानो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द एसएससी बिजनेस, मतलब वो जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसी बिजनेस में ही उनका रिसर्च का एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब अपने ही प्रोडक्ट के लिए एक तरह का मान के चलो। तो अगर आप कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू मतलब सर ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके बिजनेस पे कोई एसेट क्रिएट होता है, बट ऐसा केसेस में आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, आपने रिसर्च किया बट जो खर्चा आपका निकल गया, ठीक है, मतलब आपका रेवेन्यू है, छोटा छोटा बिजनेस का खर्चा है, बट लम सम मतलब लम सम में एक बार में कोई कैपिटल एसेट नहीं बनता है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइडिया अगर है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो प्लीज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास देखना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द एसएससी बिजनेस में अगर आप खर्चा करते हो तो इसमें आपको डिडक्शंस मिलता है, आप जितना खर्चा करोगे उतने का डिडक्शन मिल जाएगा एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और कंट्रीब्यूशन मेड 100%, जितना करोगे उतने का डिडक्शंस मिलेगा। क्योंकि सर आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करोगे ना, आप बात समझ रहे हो क्या? जैसे जो लोग मेडिसिनल सेक्टर्स में काम करते हैं, जो लोग आपका लेबोरेटरी जैसे कि वो पैथोलॉजिकल मैटर्स पे काम करते हैं, या फिर कोई फूड न्यूट्रिशंस में काम करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, रिसर्च तो बहुत चीजों का हो सकता है। तो अगर आप इस तरह का रिसर्च में एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप इसको बीपी में आपका खर्चा दिखा के 100% डिडक्शन ले सकते हो। रिसर्च के लिए आपने खर्चा किया, अपने बिजनेस के लिए, मतलब उनके बिजनेस पे ही आपने रिसर्च किया, अपने बिजनेस पे ही आपने रिसर्च किया, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एनी सम पेड टू अ नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, अगर आपने कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन से, अप्रूव मतलब ऑब्वियसली सरकार का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल देता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मतलब जो रिसर्च करेगा, अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप उनको कुछ अमाउंट पे करते हो, ठीक है भाई, हाँ रिसर्च कर रहे हैं किसी मैटर पे वो लोग, या फिर अपने बिजनेस के लिए हो या फिर उनके बिजनेस के लिए हो, या फिर नॉर्मली वो अप्रूव्ड है सरकार का, वो रिसर्च कर रहा है तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको 150% का 150% का आपको डिडक्शंस मिल सकता है। जितना करोगे, अगर 100 रुपया डालोगे तो 150 का डिडक्शन, मतलब ये एक बढ़िया काम है सर, नेक काम है, दैट्स वाई ये नॉर्मली जो टाटा, रिलायंस वगैरह है ये लोग करते हैं इस तरह का खर्चा, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को इस तरह का डोनेशंस देते हैं। 35(1)(2)(a) एनी सम पेड टू एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप कोई भी इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, आप उनको प्रमोट करने के लिए आप उनको बोल रहे हो कि हाँ भाई करो, बदले में पेमेंट करूंगा मैं, तो उसके लिए भी वो 100% का खर्चा आपको सरकार प्रोवाइड करता है। Any sum paid to a notified 35(1) subsection 3, 35 subsection 1 clause 3, any sum paid to a notified approved research associations, इसको हमेशा रीड करने के टाइम पे ऐसे बोलना 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, अगर मैंने बाय चांस सबसेक्शन 2 बार बोल दिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एनी सम पेड टू ए नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च पे अगर कोई खर्चा कर रहा है, उस पे आप अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको 100% का डिडक्शंस मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी है सर, मतलब जो बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, अगर आप कोई जमीन खरीदोगे वो वाला खर्चा आपको डिडक्शंस में नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर आप इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस, एसएससी अपने बिजनेस के लिए सेक्शन 35(1) सबसेक्शन 4 में बोलता है, मतलब जो पॉइंट आपका 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में नहीं बोला
वही 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में बोल दिया कि भाई हाँ लैंड, लेकिन हाँ अगर आप कैपिटल, लैंड तो कैपिटल होता है ना बिजनेस का, तो लेकिन लैंड वाला एक्विजिशन के लिए नहीं है। लैंड छोड़ के बाकी चीज में अगर आप साइंटिफिक रिसर्च जो भी बिजनेस के लिए डेवलपमेंट के लिए करोगे, सरकार उसमें भी आपको 100% का डिडक्शन देने के लिए रेडी है। 35 subsection 2AA, any sum paid to an approved national laboratory, national universities, IIT specified person, तो स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेशल मतलब उमदा काम करते हैं, सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए तो स्पेसिफाई हो गया कि भाई ये बंदा इस पर्टिकुलर चीज में काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, ये अगर कोई इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है और अगर आप उस पर कुछ अप्रूव डोनेशंस करते हो या कुछ अमाउंट पे करते हो तो उसके लिए भी सरकार अगेन, जब आप देखो खुद के लिए करोगे तो 100%, बट दूसरे के लिए करोगे तो 150%। आप देख पा रहे हो ना, जहां जहां 150% का आपको डोनेशन मिल रहा है, बिकॉज आप दूसरे के काम पे उनको प्रमोट कर रहे हो, अपने काम के लिए 100%, दूसरे के लिए 150%। गजब का रूल है, मुझे तो बड़ा भाग मतलब मन छू दिया ये प्रोविजन। 35 टू ए बी, 35 सबसेक्शन 2 ए बी, एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अगर आप लैंड बिल्डिंग छोड़ के बाकी किसी चीज पे खर्चा करते हो, इनकर्ड बाय ए कंपनी engaged in the business of biotechnology, engaged in the business of biotechnology or any business of production or manufacture of article or thing not being an article or thing listed on 11th schedule on scientific research and approved in house and R&D facility। ठीक है, मतलब अगेन वही बात कि अगर कोई कंपनी किसी बायोटेक्नोलॉजिकल काम पे बिजी है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को मैं इतना बता सकता हूँ कि मतलब मोटे कि भाई ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है उसी को टेक्नोलॉजी में बदलना, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है और आजकल बड़ा चर्चा भी है साइंस में बायोटेक्नोलॉजी। तो इस पे जो लोग काम करते हैं, इन पे अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो, खर्चा करते हो, अदर देन इनका लैंड बिल्डिंग के कॉस्ट के छोड़ के, तो 35 सबसेक्शन 2 ए बी के तहत भी आपको 150%, अगेन दूसरे के लिए कर रहे हो तो 150% का डिडक्शन मिलेगा बिजनेस पे। इट्स नॉट अ जोक सर, किसी और के लिए काम करना, हम लोग तो खुद के लिए भी नहीं कर पाते, तो सरकार का ये ऑब्वियसली देगा ही ना आपको डिडक्शन इतना करने के लिए। तो ये रहा आपका 35, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आराम से। 35 के बाद अभी हम लोग आएंगे 35 एडी में। ठीक है, 35 एडी, एडी का बात अगर मैं करूं आपसे तो 35 एडी आपको क्या बताता है? 35 एडी बताता है भाई 100% ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% of following capital expenditure incurred wholly or exclusively for the specified business allowable as deductions। जैसे कि expenditure incurred during the previous year allowed as deduction in the same previous year, expenditure incurred prior to commencement of operations allowed as deduction at the year of commencement of operations, मतलब जिस साल करोगे उसी साल हो जाएगा, जिस साल कमेंस कर रहे हो करोगे। if the amount incurred is capitalized, अगर आप वो अमाउंट कैपिटलाइज कर लेते हो अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तो आपको उसमें भी मिलेगा। मतलब दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिंक्स टैक्स डिडक्शंस, मतलब अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 100% ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आप बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब स्पेसिफाई करके रखेगा सरकार। ठीक है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस पे अगर आप कुछ भी कैपिटल डालते हो और उसमें आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर आपको कब करना है? बिजनेस ऑपरेशंस चालू करने से पहले, इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस चालू करने के बाद होगा तो नहीं चलेगा, बिजनेस चालू करने से पहले कमेंसमेंट, प्रायर टू कमेंसमेंट, आप पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। टैक्स में प्रोविजंस का एक वर्ड भी बहुत मायने रखता है। अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपको डिडक्शन कौन सा साल में मिलेगा? जिस साल आप बिजनेस ऑपरेशन चालू कर रहे हो। और अगर आप अमाउंट को कैपिटलाइज करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस के कारण, जैसे कि हम लोग बिजनेस में एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट। कोई भी कैपिटल हम लोग डालते हैं और उसमें भी अगर हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, तो कैश टू मतलब कैपिटलाइज करना, कैपिटल मतलब कैश ला रहे हो या कोई भी एसेट ला रहे हो उसको कैपिटलाइज कर रहे हो अपने बुक्स में, कैपिटलाइज कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तभी आपको ये डिडक्शंस अलाउ करेगा, तभी आपको ये डिडक्शंस अलाउ करेगा। 100% ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 35 एडी। आई होप आपको 35 एडी
क्लियर है। अभी आप सम्स के साथ देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए 35 AD में, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में आपको ये नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड इन द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अगर आप एक्सपेंस करते हो बिजनेस में जमीन खरीदने में या गुडविल खरीदने में या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, तो इस केस में आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा, मतलब ये जो अमाउंट ऑफ डिडक्शंस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय ऑफ अकाउंट पे चेक। ठीक है, अच्छा आप जो भी पेमेंट करोगे ना, expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by way of account pay check, bank draft, ECH exceeds rupees 10,000। मतलब ये जो एक्सपेंस आप करोगे, ठीक है, ये जो एक्सपेंस आप करोगे अगर आप 10,000 से ज्यादा एक्सपेंस करोगे, ठीक है, एक्सीड्स रुपीज 10,000, 10,000 से ज्यादा खर्चा करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में, अदरवाइज देन बाय यू अकाउंट पे चेक। मतलब अगर आप दूसरा कोई उपाय नहीं सर अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, टीसीएस ये सब के थ्रू से करो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एक्सीड्स रुपीज 10,000 के ऊपर करो, तो अगर अगर ये 10,000 क्रॉस करके जाता है, अगर ये 10,000 क्रॉस करके जाता है, प्लीज एक चीज ध्यान दीजिएगा, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। 10,000 तक का खर्चा है तो आपको मिल जाएगा, 10,000 तक का खर्चा है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन जो 35 AD आपको देता है। 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए सर सेक्शन 35 सॉरी, ये हम लोग आ गए कॉम्पोजिट इनकम पे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर हम लोग क्लास में काफी डिटेल सम्स भी किए हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट इनकम मतलब अगर आप ऐसे चीजों का बिजनेस करते हो जिसमें आधा बिजनेस आ जाएगा, आधा एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें 7A 7B 7A आपका बात करता है रबर के बारे में, इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर इन इंडिया। रबर का केस आपको पता है, 35% इसमें आपको बिजनेस इनकम माना जाता है, एग्रीकल्चर माना जाता है 65%। वी हैव ऑलरेडी डन सम्स इन आवर क्लास, तो प्लीज अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लो, अगर किसी ने मिस किया तो मुझे बताओ। इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी 7B, 7B में भी दो है, कॉफी में अंदर एक 7B सबसेक्शन 1, 7B सबसेक्शन 2, जिसमें कॉफी दो तरह का हो सकता है, एक सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, मतलब सिर्फ ग्रो कर रहे हो, क्योर करके बेच रहे हो, और एक सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड, इतना सारा काम करोगे तो कॉफी का बिजनेस को अलग लेवल लिया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, अगर सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 25% बिजनेस, 75% 75% आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर। बट अगर आप ग्रोन क्रियोड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड सब कुछ करते हो तो 40% आपका हो जाएगा बिजनेस एंड 60% आपका हो जाएगा एग्री। इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ टी इन इंडिया, ये भी आपका 40% है, और मतलब बिजनेस इनकम एंड 60% आपका हो जाएगा एग्री इनकम। अगर आप शुगर केन के बारे में जानते हो तो शुगर केन तो इधर नहीं आएगा कंपोजिट में, उसका हिसाब एक अलग होता है, जो मतलब उसका जो वैल्यूएशंस पे होता है उसका भी क्लास आप लोग अगर एग्रीकल्चर नहीं किए हो, एग्रीकल्चर में वो आपको कॉपी में चेक कीजिएगा, आपको एग्रीकल्चर में दिख जाएगा। तो ये रहा आपका कॉम्पोजिट इनकम जो बिजनेस के साथ साथ आता है, इसके ऊपर हम लोगों ने सम्स पहले भी किया, अगेन हम लोग करेंगे। ओके, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, another very important area, प्रिजम्पटिव बेसिस। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं कि किस तरह से प्रिजम्पटिव सिस्टम में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कर लिए, कि टोटल एक सम्स था, इसमें सम्स तो हम लोगों को कैलकुलेट करना था भाई, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना था नॉर्मल प्रोफार्मा में, बट बोला था कि आपको टैक्स पे करना चाहिए प्रिजम्पटिव बेसिस में, बोला था कि टैक्स पेमेंट करना है सरकार को प्रिजम्पटिव सिस्टम में, तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। बट आज मैं थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा आपको सेक्शंस के बारे में। सेक्शन 44, मतलब आप समझ ही पा रहे हो कि हम लोग कंप्लीट आसपास में पहुंच चुके हैं ओवरऑल प्रोविजंस का। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि भाई प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है। अगर आप प्रिजम्पटिव सिस्टम उनके लिए होता है जो बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते,
if any business and profession does not maintain any बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो फिर आप सरकार को टैक्स किस बेसिस में दोगे? तो उस केस में वो बोलता है कि भाई, सरकार कौन बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है भाई प्रिजम्पशन सिस्टम है ना, प्रिजम्पटिव, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में हमें दे दो। सरकार आपको छोड़ेगा नहीं सर, यहां से नहीं तो वहां से लेके ही छोड़ेगा। तो देखिए ना यहाँ से सेक्शन 44 AD, अच्छा इसमें भी 3 सेक्शन अलग अलग है, अलग अलग एसएससीज के लिए बना हुआ है। सेक्शन 44 AD सबसे पहले मैं बात करूंगा 44 AD, फिर 44 ADA एंड उसके बाद 44 AE, जो तीनों कनेक्टेड पॉइंट्स है। बट सबसे पहले AD देखो, ये बहुत ही वाइटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबल एसएससीज कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हो सकता है, HUF हो सकता है, पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, LLP नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल पार्टनरशिप 1932 हो सकता है, बट LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म 2008-9 में जो आया है सर, 2008 में एक्ट आया, एप्लीकेशन 9 में चालू हुआ, वो वाला LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए अलाउड नहीं है। एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस एंड हु हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, अगर आप सेक्शन 10 डबल ए में डिडक्शंस क्लेम नहीं किया तो एज पर सेक्शन 10 है। और चैप्टर 6 से ये डिडक्शंस वाला चैप्टर एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के साथ पढ़े थे। नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी, ठीक है। चैप्टर 6 में जो 80C से लेके 80U का जो डिडक्शंस का एरिया है, अगर वो वहां पे कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं करता तो उनके लिए ये अलाउड है। अंडर द हेडिंग सी, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, जैसे कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44 AD इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। अगर 44A सबसेक्शन 1 में कोई है, जैसे कि ये वाला, मतलब अगर आप इस एसएससी ये वाला सेक्शंस में है तो वो 44 AD में नहीं आ सकता। ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, अगर कोई ब्रोकरेज कमीशन से इनकम करता है उनके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं होता। और ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, अगर कोई एजेंसी बिजनेस चलाते हैं तो उनके लिए भी ये पर्टिकुलर 44 AD एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये रहा 44 AD का बात। आपको मैं 44 ADA के साथ एक ही साथ में समझा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सको। 44 ADA में अगर आप देखो, 44 ADA क्या है, ये आपको सिखाते हैं कि भाई रेसिडेंट एसएससीज एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44, ये थोड़ा मिसिंग है, ये 44 है। 44AA सबसेक्शन 1 नेमली जिसमें लीगल है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस और प्रोफेशंस ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब चार्टर्ड का बात कर रहा है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशंस, नोटिफाइड प्रोफेशंस, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर, ये सब जो काम करते हैं इनके लिए 44AA, मतलब ये बेसिकली प्रोफेशंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो 44 ADA इनके लिए, वो 44 ADA के तहत अपना प्रिजम्पशंस दिखा सकते हैं। और 44 AE में वो लोग आते हैं जो लोग ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में हैं, एंड एसएससी ओनिंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज, मतलब अगर आपका 10 ट्रांसपोर्टिंग जो, मतलब अगर आप ट्रक वगैरह है आपका ट्रांसपोर्टिंग 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो छोटा हाथी हो या फिर बड़ा ट्रक हो, 10 चक्का हो, 6 चक्का हो, एंड एसएससी ओनिंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज, मतलब आपके पास कम से कम नहीं, मतलब 10 तक का आपके पास गुड्स कैरेज है, मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग में, लॉजिस्टिक में काम करते हैं। बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, ठीक है, भाड़े पे देते हैं गाड़ी वगैरह, उनके लिए सेक्शन 44 AE है, जिसके तहत वो डिडक्शंस क्लेम कर, मतलब अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ सकते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस में। अच्छा, एलिजिबल एसेट्स में अगर मैं 44 AD की बात करूं, 44 AD में एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 AE, 44 AE में अगर किसी के बारे में कहा गया है, जैसे कि ये नहीं आ सकता इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 200 लाख से 200, मतलब लेस देन इक्वल्स टू, पॉइंट टू बी नोटेड, लेस देन इक्वल्स टू 200 लाख का अगर इनकम है, 200 लाख मतलब 2 करोड़ के, 2 करोड़ या 2 करोड़ से इक्वल या उससे कम, तो फिर वो सेक्शन 44 AD में
आपका प्रिजम्पटिव सिस्टम पे आ सकते हैं। क्या रेट होता है, डोंट वरी, अभी आते हैं। अच्छा, एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन इक्वल्स टू 50 लाख इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वो 50 लाख से कम में है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मतलब 50 लाख तक या 50 लाख से नीचे, उसके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम अवेलेबल है। ऊपर चला जाएगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिजिबल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, एलिजिबल बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो 44AD 44AD है, 44AE के तहत कर सकता है। अब प्रिजम्पटिव इनकम में क्या टैक्स देगा सर? प्रिजम्पटिव इनकम पे क्या टैक्स देगा? 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट। ये 44AD में 8% ऑफ टोटल टर्नओवर, जितना टोटल टर्नओवर होगा या सेल होगा या ग्रॉस रिसिप्ट होगा, उसका 8% ऑफ सम हायर देन द अफोर्डसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी। अगर 8% से कम हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने एक सम्स ऑलरेडी क्लास करवाया उसका प्रिजम्पटिव पे ही 44AD पे, जिसमें 6% माने थे हम लोग। आई होप आप लोगों ने याद कर पाएंगे कि लास्ट एक क्लास हुआ था, उसी में हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया था जिसमें ये 6% से किए थे। 6% आपको तब होगा जब आप ये वाला काम करोगे, ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, टीसीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आप ड्यू डेट से पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइल रिटर्न भी किए हो, ठीक है, इन दैट प्रीवियस ईयर। तो आप ड्यू डेट के अंदर फाइल रिटर्न करोगे, अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब के थ्रू से करोगे, तो आप 8% की जगह आपका 6% का इनकम माना जाएगा। मतलब आपका इनकम क्या माना जाएगा? जो भी आपका टर्नओवर होगा, नॉर्मल केस में 8%, अगर आप प्रूफ रखते हो, अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, टीसीएस, ये सब के थ्रू से करते हो, तो 6% उसमें कम कर देगा, मतलब 2% कम कर देगा, 6% माना जाएगा। आई होप समझ में तो आ ही रहा है। अच्छा, अगर आप 44AE का बात करें, 44AE में क्या मानते हैं? 44AE में 44ADA सॉरी, 44ADA में क्या करेंगे? 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ सच प्रोफेशन और सम हायर देन दी अफोर्डसेड सम। मतलब इनके केस में ये माना जाएगा कि भाई जितना वो कमा रहा है उसका 50% उसका इनकम माना जाएगा। मतलब उसका जो ग्रॉस रिसिप्ट होगा, अगर 10 लाख का रिसिप्ट करेगा तो 5 लाख को मानेंगे इनकम, ठीक है। 50% मार्जिन से काम चलते हैं। अगर 10 लाख इनकम करेगा तो 10 लाख का ग्रॉस रिसीव करेगा तो मानेंगे कि 50% उसका इनकम है, उसको उसका इनकम माना जाएगा। फिर उस पर स्लैब चढ़ा के जो भी टैक्स लायबिलिटीज होगा वो माना जाएगा। पहले इनकम तो डिटरमाइन कर ले। अच्छा, अगर आपका गुड्स व्हीकल का जो बात चल रहा था, 10 तक का, मतलब मैक्सिमम 10 होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो नहीं आओगे प्रिजम्पटिव सिस्टम पे। फॉर ईच हेवी गुड्स व्हीकल, मतलब जिसका ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, जैसे मेरे घर पे है, अब ये मत पूछना सर आपके घर में कितना है, ये नहीं बता सकता मैं अभी। फॉर ईच हैवी गुड व्हीकल, अगर ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, ठीक है, मतलब फॉर ईच हैवी गुड्स व्हीकल के केस में पर 1000 पर टन ऑफ गुड्स ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। मतलब हर मंथ का पर गाड़ी का पर टन का 1000 करके इनकम माना जाएगा। और फॉर इन अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, अगर हेवी गुड्स व्हीकल नहीं होगा, मतलब हेवी गुड्स व्हीकल मतलब 6 चक्का एंड मोर, उसको माना जाता है, ठीक है। और छोटा गाड़ी होगा तो अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, छोड़ के भी तो बिजनेस होता है, छोटा हाथी, टेम्पो, पिकअप वैन, ये सब बोलते हैं ना सर। 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ, 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग व्हिच सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच व्हीकल व्हिचएवर इज हायर, जो ज्यादा होगा, या तो 7500 या तो ज्यादा अर्न करेगा तो उसी को बिजनेस इनकम माना जाएगा, ठीक है। अगर मतलब गुड्स व्हीकल हेवी है तो फिर 1000 पार टन करके ग्रॉस व्हीकल का वेट के हिसाब से माना जाएगा। एज द केस में भी, मतलब व्हीकल का वेट से, ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब माल लेके, ठीक है, गुड्स में माल चढ़ा के 1000, ठीक है, वहां से उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा ना, तो गुड्स का देके 1000, तो 1000 टन का पर टन का इधर आ गया आपका, अगर आपका हेवी व्हीकल्स है। अगर हेवी नहीं है तो फिर 7500 पर मंथ का हिसाब है, याद रखिएगा। ये रहा आपका 44 AE, ओके। अच्छा, नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग प्रिजम्पटिव इनकम, मतलब ये क्या है? डिडक्शंस अलाउएबल अंडर सेक्शन 30 to 38 shall be deemed to have been given full effect to and no further deduction shall be allowed। सेक्शन 30 से लेकर 38 में, सेक्शन 30 to 38 में बोला गया है
Even in case of a firm, salary and interest paid to partners is not deductible. Obviously, even in case of a firm, ये 44 ADA का बात, 44 AD. अब 44 ADA में even in case of a firm, salary and interest paid to partners is not deductible. 44 ADA में भी वही सेम है. बट अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, सॉरी अगर मतलब व्हीकल्स का बिजनेस है, इन केस ऑफ ए फार्म सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर इज डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लिमिट्स इन सेक्शन 40B रिफंड नोट. इसके ऊपर एक नोट है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 44AE के तहत हो और अगर आपके फार्म का जो पार्टनर्स है उनको कोई सैलरी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो उसको डिडक्शंस करने का एक सर्टेन लिमिट है. ओके, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, ये तो मैंने आपको डिप्रिसिएशन कराते हुए करा देता हूं कि WDV का कैलकुलेशंस ऑफ एनी एसेट एलिजिबल बिजनेस प्रोफेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ the eligible assessee has claimed and had been actually allowed depreciation for each of the relevant assessment years. ये तो मैं आपको डिप्रिसिएशन का सम्स कराते हुए किया, और भी मैं आगे करूंगा डिप्रिसिएशन का सम्स, तो आपको और पता चल जाएगा. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर, वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है. रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA एंड ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. ठीक है, प्लीज देखिएगा. अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, ऑडिट करना पड़ता है अगर इनकम टैक्स का ऑडिट होता है. ठीक है, बिजनेस में टैक्स ऑडिट होता है 44AB में. तो कब आपका ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा ये आप देख लीजिए ध्यान से. आफ्टर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है 44AA में. आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, जब आप ये डिक्लेयर करते हो कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम प्रॉफिट करते हो अंडर सेक्शन 44AD में, से फॉर असेसमेंट ईयर 1920, मान के चलो, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मान के चलो कि आप असेसमेंट ईयर 1920 जो लास्ट ईयर का पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर, अगर आप असेसमेंट ईयर 1920 में ये बोला था कि भाई आपका प्रिजम्पटिव प्रॉफिट है. अब नॉन डिक्लेरेशन ऑफ, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं किया प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर देयर आफ्टर, मतलब 19-20 में प्रिजम्पटिव देने के बाद अगला 5 साल में अगर आप कोई भी एक साल में, अगला 5 साल इन द सेंस 2021 से लेके 24-25 तक, अगर अगला 5 साल में आप प्रिजम्पटिव प्रॉफिट नहीं देते हो, से फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 में would disentitle the assessee from claiming profit on presumptive basis. अगर आप एक साल में भी ऐसा करते हो कि आप प्रिजम्पटिव प्रॉफिट नहीं शो करते हो, तो आपको प्रिजम्पटिव प्रॉफिट क्लेम करने का जो एक एडवांटेज मिलता था वो आपको अगला 5 साल तक नहीं मिलेगा. ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर subsequent assessment relevant to the assessment year of such non declaration, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आप अल्टीमेटली आपका प्रिजम्पटिव प्रॉफिट के बारे में डिक्लेयर नहीं करते. जैसे आप 2021, 22 एंड 21, 22 में आप बताते हो कि भाई आपका प्रिजम्पटिव प्रॉफिट आप शो नहीं करते, तो उसके बाद का 5 साल मतलब 22, 23 से लेके 26, 27 तक का जो एरिया है, इस गैप में आप प्रिजम्पटिव प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते. इन दैट केस क्या करना होगा, अगर प्रिजम्पटिव प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है तो फिर आपको कोई अकाउंटेंट से ही करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेसमैन का अंडरस्टैंडिंग का जगह नहीं होता है. तो उसमें क्या होगा, बिजनेस का खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज एक अकाउंटेंट को तो आपको मिनिमम अमाउंट से रखना ही पड़ेगा. चार्टर्ड रखना पड़ेगा तो भाई मिनिमम 70-80,000 पर मंथ का मिनिमम, और अगर कोई नॉर्मल रखना पड़े बीकॉम या फिर एक सीए इंटर भी रखना पड़े तो फिर 25-30 हजार, बीकॉम वगैरह भी रखना पड़े तो 15-20 हजार का तो देना पड़ेगा ना सर. इन सच केस द एसएससी वुड हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड other documents under section 44AA subsection 2 and get his accounts audited. Audit भी करना पड़ेगा in that case, क्योंकि आप कोई एक पर्टिकुलर साल में प्रिजम्पटिव प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो. इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फॉर द गवर्नमेंट, इसलिए वो छोड़ेगा नहीं आपको, और आपको अकाउंट्स मेंटेन और टैक्स ऑडिट करवाने में मैंडेटरी करेगा. लेकिन एक चीज भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हीं के लिए मैंडेटरी है अगर उसका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है. दैट मीन्स 2.5 लाख का लिमिट तो पता है ना सर. नॉर्मल अगर आप 60 साल से नीचे हो तो आपका लिमिट आ जाता है 2,50,000 का. 60 साल के ऊपर से लेके 80 साल तक का आपका लिमिट आ जाता है 3 लाख का. 80 साल के ऊपर का होंगे तो फिर आपका लिमिट हो जाता है 5 लाख का. ये तो आप बेसिक में पढ़े हो सर. ओके, तो ये रहा आपका 44AD. अगर मैं आपको प्रोफेशनल्स के बारे में बताऊं, इफ द एसएससी क्लेम्स प्रॉफिट्स टू बी लोअर देन द प्रॉफिट्स कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द प्रिजम्पटिव रेट, he has to maintain books of accounts again 44AA subsection 1 के तहत.
ठीक है। और ये प्रोफेशनल में मतलब ये 44 एडीए में है, और टैक्स ऑडिट तो 44 एबी में इनको भी करना पड़ेगा। बट हाँ, अगेन सेम पॉइंट, इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर दैट ईयर, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जो लिमिट है वो क्रॉस करना जरूरी है, अदरवाइज ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर्स या गुड्स कैरेज में हो, इफ द एसएससी क्लेम्स हिज प्रॉफिट टू बी लोअर देन द प्रॉफिट कंप्यूटेड, मतलब जितना उसने दिखाया उससे कम क्लेम, मतलब जितना एक्चुअल में है उससे कम शो कर रहा है, तो उस केस में उसको भी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। 44AA सबसेक्शन 2, मतलब जो आपका 44 एडी में था वही वाला 44 एई में भी है, और उसको भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा एज पर 44AA, एज पर 44 एडी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सर आप किस तरह से टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो और बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकते हो। ओके सर, हमको भी समझ में आ रहा है कि आप ऑलरेडी बिजनेस प्रोफेशंस में मास्टर बन गए। अच्छा, एनी पेमेंट बाय ए फर्म टू ए वर्किंग पार्टनर बाय वे ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशंस ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में पहले से बोला हुआ था, रिलेट्स टू एनी पीरियड फेलिंग आफ्टर द डेट ऑफ सच डीड अप टू दी फॉलोइंग लिमिट प्रेस्क्राइब। 40 सबसेक्शन बी में एक लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशंस वगैरह लेते हैं तो कितना अमाउंट तक वो डिडक्ट करा सकते हैं, जो स्पेशली 40 बी में बोला गया है, और ये अलाउड आपका है 44 एई में। मतलब बेसिकली ये ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस का जो बिजनेस है इन पे ज्यादातर अलाउबल है, जिसमें बुक प्रॉफिट का अगर बात देखें 2 पॉइंट है, एक है बुक प्रॉफिट और एक है प्रेस्क्राइब लिमिट। तो अगर मैं बुक प्रॉफिट का बात करूं, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, अगर आपका पहला 3 लाख का बुक प्रॉफिट है और या फिर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, इन दैट केस आप 1.5 लाख तक का या फिर बुक प्रॉफिट का 90% जो ज्यादा होगा, मतलब अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख है तो 3 लाख का 90% दैट मींस आपका 2,70,000 या फिर 1.5 लाख, इनमें से जो ज्यादा होगा आप वो अमाउंट आपको बिजनेस में खर्चा करके दिखा सकते हो। ठीक है, वो आप डिडक्शंस करके दिखा सकते हो जो आपका प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है, और अगर बैलेंस बुक प्रॉफिट कुछ रहता है, बैलेंस बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा जाता है तो उसके ऊपर 60%, बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% आप डिडक्शंस करके शो कर सकते हो। 60%। एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट any payment of interest to any partner which is authorized by and is in accordance with the terms of partnership deed and relates to any period falling after the date of such deed to the extent such amount does not exceed simple interest calculated 12% per annum is allowable as deduction in the hands of the firm। Please ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, any payment of interest to any partner, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो which is authorized by and is in accordance with the terms of the partnership deed and relates to any period falling after the date of such deed, मतलब उस deed के अंदर में ही आता है, to the extent of such amount does not exceed simple interest 12% per annum, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 12% सालाना, इससे ज्यादा आप इंटरेस्ट को डिडक्शंस करके नहीं दिखा सकते। 12% तक का अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो जो आप अलाउ कर सकते हो डिडक्शंस के हिसाब से उस फर्म के हाथ में, मतलब उस बिजनेस के हाथों में। If a person is not covered under presumptive tax provisions mentioned above, अगर ऊपर वाला presumptive tax provisions पे कोई बिजनेसमैन नहीं आता है, कोई पर्सन्स नहीं आते हैं, तो फिर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जो है मैंडेटरी इफ इन ए केस वेयर ही कैरीज ऑन बिजनेस इज टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन बिजनेस ग्रेटर देन 1 करोड़। जैसे कि कोई कंपनी हो तो कंपनी के लिए तो बिजनेस ऑडिट मतलब टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, बट अगर कोई नॉन बिजनेस है जिसके बारे में 44AD 44AD या 44AE में नहीं बोला गया, उनके लिए अगर उनका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस करता है इन दैट प्रीवियस ईयर तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, या फिर अगर उनका अगर वो प्रोफेशंस करता है और 50 लाख क्रॉस करता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड हो, लॉयर हो, ठीक है, या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरीज हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई टेक्निकल एडवाइजर्स हो, उनके लिए मतलब कोई शेयर मार्केट एडवाइजर्स हो जो प्रोफेशंस करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर 50 लाख का क्रॉस करता है तो उनके लिए भी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। ग्रॉस रिसिप्ट याद रखिएगा, प्रोफेशंस के केस में उसको ग्रॉस रिसिप्ट कहते हैं और जिनको गुड्स का बिजनेस है ना उनके केस में टर्नओवर कहते हैं।
ठीक है। तो बिजनेस ग्रॉस रिसिप्ट इन बिजनेस या टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और प्रोफेशंस के केस में 50 लाख से ज्यादा, तो उनके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। तो ये रहा आपका ओवरऑल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको सम्स करने में कोई दिक्कत होगा। क्या करना है, किस तरह से बीपी को रेडी करना है, सिंपल है सर। पहले पूरा का पूरा प्रोविजंस को गो थ्रू कर लो, फिर प्रो फॉर्मा को रीड करते हुए कैलकुलेशंस जो मैंने आपको समझाया कि भाई किसमें क्या कैलकुलेशंस है, उसके अंदर सेक्शंस भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको एक बार गो थ्रू करो और फिर अपने इंस्टीट्यूट के मैट से भी प्रॉब्लम सॉल्व करो या फिर मैं जो प्रोवाइड करता हूँ उतना करो, काफी है। ठीक है। और एमसीक्यूज वगैरह जिनके लिए एप्लीकेबल है, लाइक सीएमए में एमसीक्यूज आता है, तो एमसीक्यूज में क्या करना है आपको, सीएमए में भी एमसीक्यूज आता है, जो भी आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ या फिर इंस्टीट्यूट के मैट से एमसीक्यूज को सॉल्व करो। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है। बस नॉलेज गैदर करते चलो सर, आपको ऑटोमेटिकली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना। ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, जो भी आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ऑलवेज इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, उसका रियल लाइफ फैक्ट के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करो। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चैप्टर्स में कोई दिक्कत होगा। बस ऑलवेज ट्राई टू बी पैशनेट अबाउट द चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स, कि भाई यहाँ इसको मुझे सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं करना है, इसको मुझे अभी कोई किसी को जाके टैक्स एडवाइजरी करना है या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करना है। ये हम लोग शेयर मार्केट क्लास में भी बात करते हैं, अकाउंट्स में भी वही कॉन्सेप्ट लगाना, कॉस्ट में भी सेम, टैक्स में भी सेम, जो भी पेपर है आपका हर एक में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलो। एग्जाम क्या सर, चुटकी में हो जाएगा सर। एग्जाम चुटकी में होगा। बस आपको मेनली प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है कि हाउ यू कैन रियली सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। आई होप आपको समझ में आया। तो एक बार बीपी को ओवरऑल गो थ्रू कर लो सर। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बीपी के कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तो अभी के लिए टाटा।